तो चलिए हाल ही में जारी हुई एप्स्टीन फाइलों की सच्चाई की गहराई से पड़ताल करते हैं। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क शहर के एक 7 मंजिला आलीशान घर से। जरा सोचिए, आप एक घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां दर्जनों नकली आंखें आपको घूर रही हैं। अंदर हॉल में एक दुल्हन की मूर्ति रस्सी से लटकी है और दफ्तर में एक असली बाघ का स्टफ किया हुआ शरीर बैठा है। नहीं, ये कोई फिल्मी सेट नहीं था। ये जेफरी एप्स्टीन का घर था और ये ताकत के एक बेहद खौफनाक खेल का सेंटर था। आज हम इस केस फाइल को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लैकमेल का ये पूरा सिस्टम बनाया किसने और कैसे। फिर हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के उस जाल को देखेंगे जो इसमें फंसे थे। इसके बाद हम भारत कनेक्शन पर खास तौर पर नजर डालेंगे और आखिर में हम उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये सब सालों साल चलता रहा और किसी ने कुछ नहीं किया। तो पहला हिस्सा, ब्लैकमेल का मास्टरमाइंड। हमारी जांच शुरू होती है इस पूरे ऑपरेशन के हेडक्वार्टर्स से, एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले आलीशान घर से। जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक हथियार था। मैनहट्टन का ये सबसे बड़ा प्राइवेट घर था, 40 लग्जरी कमरों वाला, और इसे बहुत सोच समझकर ताकत के खेल के लिए एक मैदान बनाया गया था। इस ऑपरेशन की भयावहता को समझने के लिए एक विक्टिम मारिया फार्मर की गवाही ही काफ़ी है। उसने बताया कि मैनहट्टन के घर में एक मीडिया रूम था जहां दीवारों पर लगे मॉनिटर पर छिपे हुए कैमरा से लाइव फीड चलती थी। जब उससे पूछा गया कि उसने स्क्रीन पर क्या देखा तो उसका जवाब था टॉयलेट, टॉयलेट, बेड, बेड, टॉयलेट, बेड। मतलब हर बेडरूम, हर बाथरूम में कैमरा लगे थे। इस घर के अंदर का माहौल जानबूझकर डरावना और शिकारी जैसा बनाया गया था। दरवाजे पर नकली आंखें, लटकती हुई दुल्हन की मूर्ति, ऑफिस में वो बाघ और शेल्फ पर रखी लुलीता नॉवल की पहली कॉपी। ये सब एक मनोवैज्ञानिक जाल था, एक ऐसा स्टेज जो आने वाले बड़े बड़े मेहमानों के लिए तैयार किया गया था। तो एप्स्टीन का असली धंधा क्या था? थ्योरी ये है कि वो ब्लैकमेल का एक पूरा सिस्टम चलाता था, यानी ताकतवर लोगों को शर्मनाक या गैरकानूनी सिचुएशन में सीक्रेटली रिकॉर्ड करना और फिर उन रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल अपना दबदबा बनाने, पहुंच बढ़ाने और पावर हासिल करने के लिए करना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। 2019 में जब FBI ने इस घर पर छापा मारा तो उन्हें एक छिपी हुई तिजोरी मिली। उस तिजोरी के अंदर कई CDs थीं और हर CD पर एक लेबल लगा था। लेबल पर लिखा था यंग, लड़की का नाम प्लस आदमी का नाम। पहला नाम अक्सर किसी नाबालिग का होता था। ये इस ब्लैकमेल के खेल का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, दुनिया के बड़े लोगों का जाल। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सब होता कैसे था, तो अब उस विशाल नेटवर्क को देखते हैं जो इसका हिस्सा था। सबूत बताते हैं कि ये जाल राजनीति, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि शाही परिवारों के सबसे ऊंचे लेवल तक फैला हुआ था। कई बड़ी हस्तियों ने एप्स्टीन से किसी भी रिश्ते से साफ इनकार किया है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का पब्लिक में कहना था, मेरा जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दस्तावेज वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। इन फाइलों में उनका नाम 1-2 बार नहीं, कम से कम 4,500 बार आता है और FBI को उनके खिलाफ यौन शोषण के दर्जनों टिप्स मिले थे। ये नेटवर्क सिलिकॉन वैली तक भी पहुंच गया था। गवाहों ने बताया कि गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन को एप्स्टीन के आइलैंड पर कई बार देखा गया और एलन मस्क, जिन्होंने कभी ट्रंप पर फाइलें छिपाने का आरोप लगाया था, उन्होंने खुद एप्स्टीन को कम से कम 16 ईमेल्स भेजे थे। एक में तो उन्होंने पूछा था, आपके आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन रात को होगी। इस नेटवर्क का शायद सबसे बड़ा नाम प्रिंस एंड्रयू का है। उन पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा। सबूत के तौर पर विक्टिम के साथ उनकी एक तस्वीर भी सामने आई। आखिर में उन्होंने 12 मिलियन पाउंड देकर केस को सेटल किया और नतीजा, उनसे उनके सारे शाही खिताब छीन लिए गए। इस सर्कल के अंदर बातचीत कितनी गिरी हुई और अजीब थी, इसका अंदाजा इस एक ईमेल से लगता है। वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा ने जेफरी एप्स्टीन को लिखा, भगवान एक बनावटी चीज है, क्यूट लड़कियां असली हैं। ये लाइन इस पूरे नेटवर्क की नैतिक सोच को दिखाती है। अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक खास केस स्टडी, द इंडिया कनेक्शन। हम अपनी जांच को इस मामले पर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे इस नेटवर्क का इस्तेमाल प्राइवेट बिजनेस के फायदों को सीधे सीधे देश की सत्ता से जोड़ने के लिए किया गया। सबूत बिल्कुल साफ है। मार्च 2017 में उद्योगपति अनिल अंबानी ने जेफरी एप्स्टीन को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उसमें लिखा था, भारत के रिश्तों और डिफेंस डील के लिए
व्हाइट हाउस से निपटने में आपके गाइडेंस की जरूरत होगी। ये एप्स्टीन को एक पॉलिटिकल बिचौलिए के तौर पर इस्तेमाल करने का सीधा सीधा अनुरोध था। जरा घटनाओं के इस क्रम को देखिए। 23 मई 2019, जिस दिन भारत के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, अंबानी ने एप्स्टीन के घर पर एक मीटिंग रखी। उसी दिन एप्स्टीन ने ट्रंप के रणनीतिकार स्टीव बैनन को मैसेज किया, बहुत दिलचस्प मोदी मीटिंग। एप्स्टीन ने अंबानी को उनका आदमी यानी मोदी का आदमी बताया और अगले ही दिन बैनन को एक और मैसेज भेजा, मोदी ऑन बोर्ड। फाइलों में एक और भारतीय नाम सामने आया है, हरदीप सिंह पुरी, जो बाद में भारत सरकार में मंत्री भी बने। दस्तावेज एक पैटर्न दिखाते हैं, एक सीनियर भारतीय डिप्लोमैट और एक सजायाफ्ता अपराधी के बीच लगातार संपर्क का। एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर कम से कम 3 कन्फर्म्ड मीटिंग्स हुई थीं। भारतीय प्रधानमंत्री का नाम भी सीधे तौर पर नहीं, पर जिक्र में आया है। एप्स्टीन ने एक ईमेल में दावा किया कि उसकी सलाह ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे को प्रभावित किया। भारत सरकार ने इसे एक दोषी अपराधी की बकवास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर एप्स्टीन सर बकवास करता था, तो अनिल अंबानी जैसे लोग उसके पास जा ही क्यों रहे थे? और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, ऐसा सिस्टम जिसमें सजा का कोई डर नहीं। आखिर में ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के बारे में है जिसने इस नेटवर्क को दशकों तक फलने फूलने दिया। ये ताकत, बचाव और उन परेशान करने वाले सवालों के बारे में है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। ये समझना जरूरी है कि हमारे सामने कितनी जानकारी है। अब तक करीब 3.5 लाख पेज के दस्तावेज पब्लिक किए गए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने शुरू में 60 लाख दस्तावेजों की पहचान की थी। इसका मतलब है कि लगभग 40% सबूत अभी भी जनता की नजरों से दूर हैं, छिपे हुए हैं। इस पूरे ग्लोबल स्कैंडल में, जिसमें सैकड़ों विक्टिम्स हैं, आज तक जेल सिर्फ एक इंसान को हुई है, गिस्लीन मैक्सवेल, एप्स्टीन की राइट हैंड। ये एक अकेला आंकड़ा दिखाता है कि इस मामले में जवाबदेही और न्याय की कितनी भारी कमी है। और फिर हिरासत में हुई वो रहस्यमयी मौतें। अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन की कथित आत्महत्या। फिर फरवरी 2022 में जीन ल्यूक ब्रूनेल, वो मॉडलिंग एजेंट जिस पर एप्स्टीन को लड़कियां सप्लाई करने का आरोप था, उसकी पेरिस की जेल में कथित आत्महत्या। ये पैटर्न किसी बड़े कवर अप की तरफ इशारा करता है। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ये सच में आत्महत्या थी, या क्या जेफरी एप्स्टीन को उसके नेटवर्क में शामिल ताकतवर राष्ट्रपतियों, राजकुमारों और प्रधानमंत्रियों को बचाने के लिए मार दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो सत्ता के ऊंचे गलियारों में मौजूद सिस्टमैटिक करप्शन की तरफ उंगली उठाता है।